Hi everyone, welcome to my channel MJ EduSpace. So in today's video we will do the quick revision for the chapter Human Eye and Colorful World. So let us start. So human eye, the first topic. The human eye is a complex and highly specialized sensory organ responsible for the sense of vision. एक तो आपने ये डेफिनेशन ऐसा याद करनी है, ठीक है. बेशक अंडरस्टैंडिंग है बट इफ पेपर में आ जाता है तो आपको ऐसे ही उसको डिफाइन करना है. इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द विजुअल सिस्टम इन ह्यूमंस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन परसीविंग द वर्ल्ड अराउंड अस. एंड इसके दोनों मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिए हैं. एक तो जो आपकी बुक में मैंशनड है इट इज़ दिस, और जो 3D नॉर्मल आई का है, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग रहे. सो देखो आपके पास जो मेन कंपोनेंट है जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करें वो कौन कौन से हैं. रेटिना जहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है, और ऑप्टिकल नर्व जहाँ से नेट सिग्नल्स आपके ब्रेन को जाएंगे. उसके बाद कॉर्निया इज़ दिस. अब आपके इस वाले जो भी ये पिक्चर है इसमें जो प्यूपिल, आइरिस, आईलिड्स, ठीक है, ये तीन आपकी बुक में हैं. तो इनकी पोजीशन आप ध्यान से देखो. यहाँ पे आइरिस इसने मेंशन करा ये जो ब्लैक वाला पोर्शन मार्क्ड है, ठीक है, और आइरिस का यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट पे डिपेक्ट हो रखा है. प्यूपिल इज़ अ सेंट्रल जहाँ पे ये ब्लैक लाइंस नहीं हैं. ये देखो ये ब्लैक लाइंस थी ना, इधर भी उसके बीच का स्पेस. तो दिस इज़ प्यूपिल, द ब्लैकिश एरिया इन द सेंट्रल सर्कल, दिस वन, दिस इज़ प्यूपिल. इसके साइड वाला जो सर्कल है दैट इज़ आइरिस, ठीक है. और एक्वस ह्यूमर होता है जो आपके पास आई में ये साइड में ये फ्रंट वाला पोर्शन जो ब्लश्ड हो रखा है, ठीक है. इसके मैं फंक्शंस कराऊंगी आपको अभी. और क्रिस्टलाइन लेंस, यस दिस इज़ द लेंस, ये जो मैं अभी शेड कर रही हूँ दिस वन, इसमें लेंस आपको क्लियरली दिख रहा है सामने. यस, सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव डिफरेंट पार्ट्स फॉर द ह्यूमन आई. सो पार्ट्स एंड फंक्शंस मैंशनड. अब ये इमेज सामने है, साथ साथ में इसी को एक्सप्लेन कर दूंगी मैं यहीं पे. सो लेट अस सी. कॉर्निया, the transparent dome shaped surface that covers the front of the eye and helps to focus the incoming light. जो कॉर्निया है it is this, ये जो डोम शेप्ड है, ये साइडों से कर्व्ड है ना, इसकी बात हो रही है. दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. डोम शेप्ड सरफेस कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई एंड हेल्प टू फोकस द इनकमिंग लाइट. जो भी इनकमिंग लाइट आएगी उसको ये फोकस करने में हेल्प करता है. आयरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग. यहाँ से देखना, ये जो मैं ब्लैक से मेंशन कर रही हूँ, ये एक सेकंड, दिस इतना और इधर भी है, ये एक तरह से एंट्री गेट्स हैं. तो आइरिस क्या करता है, यहाँ से इसको आगे पीछे मूव करके लाइट की एंट्रेंस जो है उसमें वो कंट्रोल करता है. और प्यूपिल, द ओपनिंग ऑफ सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलोज द लाइट टू पास थ्रू इट. और जो ये गैप बचता है जिसमें से लाइट ने एंटर होना, दैट इज प्यूपिल. लेंस, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल दैट फोकस लाइट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग शेप. सो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर पीछे ये पूरा, ठीक है. ये जो लेंस है ये क्या करेगा, प्यूपिल से लाइट आई, इस पर फॉल हुई, इधर ये लाइट की एंट्री हुई, इस पे फॉल होएगी, इस पे फॉल होने से इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ रेटिना पे. यहाँ से ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से नेट सिग्नल्स जो है वो ब्रेन को पास ऑन होते हैं. नेक्स्ट रेटिना एंड द इनर लेयर ऑफ द बैक ऑफ द आई कंटेनिंग लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड्स एंड कोन्स कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इनर लेयर ऑफ द बैक ऑफ द आई, दिस पोर्शन, ठीक है. यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. कौन सी टू टाइप ऑफ सेल्स, रोड्स एंड कोन्स. रोड एंड कोन्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. रोड जो हैं ये डिम लाइट में वर्क करते हैं, ठीक है, और कोन्स जो हैं ये ब्राइट लाइट में वर्क करेंगे, प्लस ये कलर परसीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. नेक्स्ट वी हैव एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर. क्लियर फ्लूइड फिलिंग इन द फ्रंट एंड बैक चैम्बर ऑफ द आई प्रोवाइडिंग नरिशमेंट मेंटेनिंग द आई शेप. तो ये क्या करते हैं फ्लूइड्स, जो ये बैक साइड पे फिल्ड करा है पूरी आई में, ये आई को शेप प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज़ विट्रियस ह्यूमर. और जो फ्रंट वाले इस जेली ये वाले पोर्शन पे है, दिस वन थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, ये एक्वस ह्यूमर हो गया.
ऑप्टिकल नर्व, द नर्व दैट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। ये जो बैक साइड पे यहाँ पे रेटिना से नेटवर्क सिग्नल्स गए ये ब्रेन के लिए, तो जिसके थ्रू जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल नर्व। नेक्स्ट वी हैव द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट enters the eye through the cornea of the pupil. You know that lens focus the light, फिर क्या करता है वो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाता है रेटिना पे। फिर रेटिना से क्या होता है, द सेंसरी सेल्स रोड्स एंड कोन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और सिग्नल जनरेट करते हैं। फिर ऑप्टिकल नर्व सेंड करती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को, एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स करता है ये सिग्नल्स एंड आपको इरेक्ट इमेज प्रोवाइड करता है। तो पहले इमेज ये देखो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड बनती है, फिर ब्रेन की प्रोसेसिंग के बाद वो फिर से इरेक्ट इमेज बनेगी और आपको फिर वो एज सच ही दिखती है अपसाइड अप। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पावर ऑफ अकोमोडेशन। दिस इज द आई लेंस एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ फॉर नियर ऑब्जेक्ट। सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द लेंस थिकर एंड डिक्रीज द फोकल लेंथ। व्हाट डज इट मीन? जब देखो आप एकदम से अपने डेस्क पे पड़ी बुक देखो, फिर एकदम से सामने क्लॉक देखो या उससे भी दूर कहीं देखोगे, तो आपकी आई कितना फास्ट आपके विजन को फोकस करके आपको क्लियर पिक्चर देती है। वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? आपका आई लेंस जो है वो जल्दी से अपनी शेप को चेंज करके फोकस करा रहा है। जैसे अगर मान लो दूर की चीज़ देख रहे हो तो आप आई अपनी क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो लेंस जो है वो स्लिम हो जाएगा, थिन हो जाएगा और एलोंगेट हो जाता है ऐसे, ठीक है। जब आप पास की चीज़ देखते हो तो आप आंखों को श्रिंक करके देखते हो। अगर बहुत कुछ नीचे जैसे मानो छोटी सी पिन गिर गई फ्लोर पे, तो आप अपने आई श्रिंक करते हो फिर फोकस करते हो। श्रिंकिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो लेंस को, तो लेंस जो है वो थिकर हो जाता है ऐसे। तो ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मसल रिलैक्स मेकिंग द लेंस थिनर, ये वाला केस, ठीक है। एंड इंक्रीजेज अ फोकल लेंथ, दिस इंश्योर इमेज विल बी फोकस शार्पली ऑन द रेटिना। अब नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट्स। नियर पॉइंट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस फॉर द क्लियर विजन। कितना मिनिमम डिस्टेंस पे कोई चीज़ रखोगे कि आपको वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। अगर ज़्यादा क्लोज कर दोगे तब भी आपको क्लियर विजन नहीं आता है। फॉर नॉर्मल यंग अडल्ट इट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस जो कोई भी देख सकता है, सो इट इज़ ऑलवेज भी इन्फिनिटी। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, तो नियर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर्स और फार पॉइंट इज़ इन्फिनिटी। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शंस। नो सेवरल कॉमन डिफेक्ट्स आर देयर, सो उसमें से हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मायोपिया, नियर साइटेडनेस। अ पर्सन सीज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर। नियर साइटेडनेस तो पास की उसको क्लियर दिख रही है, दूर की ब्लर। दिस हैपन्स व्हेन इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कॉजेज इंक्लूड एक्सेसिव लेंस कर्वेचर फॉर द एलोंगेट आईबॉल एंड इट इज़ करेक्टेड यूजिंग कॉन्केव लेंस। ये याद रखना है, ये 1 मार्कर में भी आ जाता है। अब देखो ध्यान से कैसे कैसे, देखो इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये फॉल हुआ आई लेंस पे, आई लेंस ने इसको फोकस करा पर वो रेटिना पे फोकस होने के बजाय पहले ही फोकस हो गया। ये है मायोपिक डिफेक्ट, ठीक है। इसकी करेक्शन अब वो हम इस फिगर से करते हैं। यहाँ देखो आपके पास ये पैरेलल बीम था, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगाया। कॉन्केव लेंस ने क्या करा, जो भी रेज थी उनको ये ऐसे फॉल कराया हमने और ये इस हिसाब से इनको बेंड करा हुआ है कि वो रेटिना पे फोकस हो ताकि आपको क्लियर इमेज दिखे, ठीक है। अब कॉन्केव जो लेंस है इसका रोल क्या था, इसने क्या करा है, रेज को पहले ही डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्जिंग से क्या हुआ, फिर उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई और अब वो जब लेंस में से पास कर रहा है तो वो रेटिना पे जाके फोकस कर रहा है। ये देखो रेज एट फर्स्ट डाइवर्ज्ड एट कॉन्केव लेंस, ठीक है। यहाँ पे पहले वो डाइवर्ज हुई, उसके बाद फिर वो रेटिना पे इमेज बनाती है। उसी डाइवर्ज होने की वजह से ये देखो ये डॉटेड लाइन से भी उसने शो करा हुआ है यहाँ पे, ये है ना डॉटेड लाइंस। तो डाइवर्ज हुई जो बाहर की तरफ को, तभी उसका डॉटेड पीछे यहाँ मीट कर रहा है ना, और वो किसी एक पॉइंट पे उसको हम वर्चुअली मीट करा रहे हैं, फिर वो जो फोकस क्रिएट होता है। अब हाइपरमेंट्रोपिया इज द नेक्स्ट वन। हाइपरमेंट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मीन्स पर्सन कैन सी दूर वाली चीज़ें परफेक्टली, करेक्ट। ये देखो पर्सन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लर। द इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना कॉजेज इंक्लूड टू लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड शॉर्टन द आई वॉल। अब ये दो वजह से हो सकता है, पहले वाले केस में भी ऐसे ही है, इस केस में भी यही होगा। या तो
ये जो आई वॉल है, मेन जो आपका ये वाला फिगर है ना, ऐसे वाला, ये अगर शॉर्टन हो गई है, ठीक है, या एलोंगेट हो गई है, इससे ये दोनों डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो सिर्फ लेंस का ही फॉल्ट हो। तो इसने इसलिए यहाँ पे जब मेंशन करना, ये देखो कि इट इंक्लूडेड टू लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड शॉर्टन द आई वॉल। शॉर्टन द आई वॉल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मायोपिया का बता देती हूँ पहले, ऐसे इसमें एलोंगेट हो गई। अगर मान लो पहले ये जो आई लेंस था इसमें से पास होने के बाद आपके पास रेटिना पे बन रही थी, और अगर ये मैं चीज़ ये वाला पोर्शन में एलोंगेट कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये नहीं बनेगा ना, रेटिना तो फिर इधर शिफ्ट हो गया, तो बन आ रहा है। तो प्रॉब्लम तो ये भी हो सकती है ना कि आपकी जो ये पूरा का पूरा आई बॉल है वो एलोंगेट हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगी, वो शॉर्टन हो जाएगी। शॉर्टन होने से क्या हो जाएगा, रेटिना से बियॉन्ड बन रही है। जैसे ये आपकी लेंस हो गया, नॉर्मली लेंस ऐसे एक्ट करता है, ठीक है, ये आपका रेटिना। इससे छोटी कर दूँ मैं इसको ऐसे, अब रेटिना तो इधर रह गया वो पॉइंट, तो वो यहीं कहीं मीट करा देगा इसको। तो शॉर्टन अप और एलोंगेट होना भी उसका एक रीज़न हो जाता है। ज़रूरी नहीं बोले सिर्फ लेंस का ही फॉल्ट हो। सो इन दैट केस इट इज़ करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये पैरेलल बीम, ये आया था, ये देखो ये आपकी इमेज, रेटिना कहीं और, ठीक है। अब यस, सो दो रीज़न होते हैं, ये मायोपिया वाले में भी यही है कि या तो लेंस में आपकी प्रॉब्लम है, या फिर क्या है, ये जो आई वॉल होती है ना, ये इतना इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये एलोंगेट हो जाए। एलोंगेट मतलब अगर इतना साइज़ था तो वो इतनी हो जाएगी। तब भी क्या होना है, नॉर्मली जो आई में ऐसे लेंस था और यहाँ रेटिना पे उसके यहाँ पे इमेज बन रही थी, अगर एलोंगेट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे आपका आई लेंस है, तो वो कहीं इन बिटवीन ही बनेगी ना। ये तो हो गया मायोपिया के लिए। सेम जब इसकी बात होएगी हाइपरमेट्रोपिया की, तो ये देखो, अ पर्सन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उल्टा उल्टा सब कुछ। हाँ, फार साइटेडनेस दूर का सही दिख रहा है, इसमें क्या था, नियर साइटेडनेस, तो नियर का ठीक दिख रहा था। और फार साइटेडनेस जब पर्सन को दूर का ठीक दिख रहा है बट पास वाली चीज़ें ब्लर हैं, तो इमेज जो है वो रेटिना के भी पीछे बन रही है, इसमें रेटिना से कहीं आगे बन रही थी, बिल्कुल उल्टा चलेगा। कॉजेज इंक्लूड टू लॉन्ग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, या तो लेंस में प्रॉब्लम है या फिर आई वॉल शॉर्टन हो गया, ये देखो। और इसको करेक्ट करेंगे हम कॉन्वेक्स से। अब कैसे, ये देखो ये वाला फिगर, ये जो 3 वाला है, ठीक है, इसको रहने देना, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। ये जो फर्स्ट है, इसमें ये आपके पास रेज फॉल हुई, ठीक है, नॉर्मली ये। अब जब हम मान लो इसको ऐसे देखें कि अगर इमेज बनाना है तो वो रेटिना पे बनाएगा, बट श्रिंक होने की वजह से क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो गया, ये देखो ये चीज़ छोटी हो गई ना, तो ये रेटिना तो बाहर चला गया। अब इसका रीज़न 2 है, या तो लेंस में प्रॉब्लम है तो वो बियॉन्ड रेटिना बनाई जा रहा है इमेज, या फिर क्या है, ये आई वॉल श्रिंक हो गई है। तो दोनों रीजंस को जैसे भी मर्जी है, प्रॉब्लम तो एक ही है कि वो बियॉन्ड रेटिना बन रही है, ये बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आप ये कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करोगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो रेज हैं इनको यहाँ पे फोकस कराएगा, ये एग्जैक्टली रेटिना पे, ठीक है। सो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज बाय ब्रिंगिंग दीज लाइन्स टू द रेटिना पॉइंट। सो पहले वाले केस में हमने क्या करा था, ये जो फिगर था ये वाला, अब मैं दोनों फिगर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, इसमें हमने क्या करा था कि जो कॉनकेव लेंस था इन केस ऑफ मायोपिया, वो क्या कर रहा था, डाइवर्ज करके फार पॉइंट को सेट कर रहा था। जो ये है हाइपरमेट्रोपिया के केस में, इसमें ये जो कॉन्वेक्स लेंस दिस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, नियर पॉइंट को कन्वर्ज करके कर रहा है, ठीक है, फोकस। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। मायोपिया का फटाफट से सुन लो फिर से एक बारी। मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मीन्स पास का ठीक दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। अब दूर की चीज़ों को जो कॉनकेव लेंस है ये डाइवर्ज करके उस फार पॉइंट को सेट करेगा। और जब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसमें उल्टा है ना, फार साइटेडनेस दूर का ठीक दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, तो पास का ब्लर दिख रहा है, तो उसने क्या करा, इसका नियर पॉइंट सेट करा। इन जो इनकमिंग रेज दूर से आ रही थी उन रेज को इस पॉइंट पे कन्वर्ज करा दिया जिस पे क्लियरली दिख सके। तो आपने इनके रेमेडीज़ क्या, इसका करेक्शन है, उसको अच्छे से याद करके जाना है।
Next we have this presbyopia. Presbyopia is an age-related vision condition where it becomes difficult to focus on close-up object and usually require reading glasses for correction. जो एज रिलेटेड कंडीशंस हो जाती हैं, जब डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको रीडिंग करना ये सब. एंड कॉज ऑफ presbyopia क्या है? लेंस ऑफ द आई लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी. जो हम ये कह रहे थे ना अभी, अकोमोडेशन, लेंस एकदम से एक्सपैंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आपको वो फोकस करा के विजन, प्रॉपर विजन देता चीज़ों का, तो वो विद एज जो है उसकी एकोमोडेशन पावर जो है वो वीक हो जाती है. एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन. सो करेक्शन क्या है? presbyopia ऑफन करेक्टेड विद रीडिंग ग्लासेस, बायफोकल लेंसेज और प्रोग्रेसिव लेंसेज. तो जब आपके पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यहाँ पे फिर ग्लास लगेगा, नियर जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए इधर, ताकि रीडिंग करनी होते ना कई पास और दूर का चश्मा एक साथ बनवा रहे हैं, तो उसमें उसका रीज़न क्या है कि उनको presbyopia, अब उनको दोनों डिफेक्ट आ चुके हैं. या तो 2 स्पेक्स रखो या फिर इसके अपर पोर्शन में तुम डिस्टेंट विजन के लिए ग्लासेस लगवाओ उसके पावर के अकॉर्डिंगली, और ये जो नीचे इसने ये सेमी सर्कुलर आर्क में बनाए हैं ये होंगे आपके नियर के लिए, ताकि रीडिंग करनी है कुछ भी तो इसी से फिर वो रीड कर पाए. Next topic we have prism, a transparent refractive medium bounded by at least 2 lateral surfaces inclined to each other at a certain angle. एक फिक्स एंगल पे आप कोई भी 2 lateral surfaces को incline करते हो, ठीक है, a proper angle which is just putting the incoming rays in the proper angle of deviations. तो वो जो आपके पास बनेगा एक 3D, that is called prism. Dispersion of white light by glass prism. Glass prism disperse white light splitting into its constituent colors, 7 colors, creating a rainbow like spectra due to the variation. ये जो जितना भी रिफ्रैक्शन होता है ये किसकी वजह से होगा? क्योंकि सभी कलर्स के वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होते हैं, इस करके वो वाइट लाइट जब इसमें से क्रॉस करेगी, ड्यू टू डिफरेंस इन द वेवलेंथ दे फॉल एट डिफरेंट एंगल्स. अब इसका ये जो एंगल वाला पोर्शन है इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना. ये देखो आपके पास ये इंसिडेंट रे गई, ठीक है, अंदर रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये इमर्ज आउट हुई. ये जो एक रे की मैं बात कर रही हूँ इसका अगर मुझे ओरिजिनल पाथ देखना था तो ये जा रही है सीधा, तब उसने आगे डॉटेड से शो करा, ठीक है. और जो ये इमर्जेंट वाली है इसको भी बैकवर्ड मिला दो, तो दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? ये इस पॉइंट पे, ठीक है. इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ये डिस्पर्जन होता क्यों है? वाई डिस्पर्जन अकर? डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. तो वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट अमाउंट से बेंट होके आउट एग्जिट लेते हैं. सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मीन्स अगर हम एक प्रिज्म ले रहे हैं उसमें से हम वाइट लाइट ये पास कराई, वो 7 कलर में स्प्लिट हुई, उसके सामने मैं एग्जैक्टली सेम ऐसे प्रिज्म उल्टा करके रखूँ तो वो रिकम्बाइन होकर मुझे अगेन वाइट लाइट दे देगा. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन. Recombination of white light involves merging of separation of 7 colors created by the prism or the similar device resulting to the restoration of white light. द्वारा से अपने क्या white light restore कर लिया. अब rainbow is a natural optical phenomena that occurs when sunlight is dispersed, refracted and reflected by the water droplets in the atmosphere, creating the spectrum of light in the form of circular arc. क्या है ये? आपके पास जो सनलाइट है जब वो मान लो बारिश होकर हट चुकी है, आपने देखा होगा रेनबो हमेशा बारिश के बाद बनता है. क्यों? बारिश के बाद कुछ ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है. अब होता क्या, सनलाइट उस पर फॉल होती है. ये देखो पहले यहीं से रेन, आफ्टर रेन many tiny droplets of the water still there in the air. When sunlight falls on the droplet, these droplets act as tiny prism. छोटी छोटी जो बूंदें हैं ना वो सारी प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं. जब उसमें से सन रेज पास करती है, मान लो सन रेज आई, जब इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में से पास करेगी तो वो अंदर उसके रिफ्रैक्शन होगा, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी विच रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स. अब सब में 7 कलर्स बनते जाएंगे तो वो ऐसे रेनबो आर्क की शेप में बनता है. ड्यू टू दिस डिफरेंट कलर ऑफ सनलाइट आर बेंट एट द डिफरेंट एंगल्स एंड एबल टू सी द स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ रेनबो. Atmospheric refraction, when refraction occurs between 2 mediums and one of these medium is Earth's atmosphere, this phenomena is known as atmospheric refraction. जब आपके पास refraction जो है वो 2 मीडियम में होगी जिसमें से
एक मीडियम कौन सा है आपका, अर्थ का ही जो एटमॉस्फेयर है, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फिनोमेना हम स्टडी करेंगे ये होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, स्टार सीन हायर देन एक्चुअल पोजीशन, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट्स, ये सब इसी के ही कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार स्टडी करो। स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, ठीक है, बिकॉज द लाइट coming from them undergoes continuous atmospheric refraction due to constantly changing air currents। देखो ना, पूरी रात में एटमॉस्फेयर में डेंसिटी एवरी सेकेंड चेंज हो रही है, तो वो जो चेंज इन डेंसिटी है इट कॉजेज, जो भी चेंज इन किस चीज़ में, जो भी उसका एक्चुअली में फ्लक्चुएशन होगा पोजीशन का। कैसे, जब आप ऐसे मान लो कि अगर मैं लेयर्स में बात करूं, ऐसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, अब स्टार से ये रे आ रही है, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट, फिर ऐसे आई तक पहुंचेगी आपकी, यहाँ पे जो भी पर्सन खड़ा है। अब एवरी मिनट जब यहाँ पे डेंसिटीज़ चेंज हो रही हैं, क्योंकि रात को वेदर चेंज हो ही रहा है, ठीक है, तो एवरी मिनट में क्या होगा, ये पाथ भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो कभी तुम्हें स्टार यहाँ दिख रहा है, क्योंकि आए तो सीधा दिखेगी ना, कभी वो यहाँ दिखेगा, कभी वो यहाँ दिखेगा, तो जो उसका पोजीशन है वो एपरेंट पोजीशन दिखता है एवरी थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल पे, मतलब सेकेंड्स के इंटरवल पे, तो इस वजह से वो ट्विंकल करता बनने लगता है आपको। दीज चेंजेस कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द एपरेंट पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार, इसकी वजह से उसकी पोजीशन और ब्राइटनेस दोनों हमें चेंज होते दिखती है, जो कि ट्विंकल जैसा अपेयर होता है, कि जैसे वो ट्विंकल कर रहा है। सिंस स्टार्स आर वेरी फार अवे देन एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स एंड स्मॉल चेंज इन रिफ्रैक्शन मेक्स देम अपेयर टू ट्विंकल। अब थोड़ी सी भी वेदर चेंज, थोड़ी सी स्लाइटली भी टेम्परेचर चेंज, वो इसकी पोजीशन में हमें चेंज नोटिस करा देता है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि वो स्टार्स तो बहुत दूर हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो क्लोजर टू द अर्थ हैं, एंड वो ह्यूज, जितना भी उसका डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ट्विंकलिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करे। नेक्स्ट वी हैव दिस एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉजेज सन टू अपीयर अबव द होराइजन even when it is actually below it. Due to this effect, we can see the sun about 2 minutes before actual sunrise, about 2 minutes after actual sunset. This happens because sunlight bends while passing through the dense layer of the atmosphere near the earth's surface. कैसे होगा ये? अब देखो, एडवांस सनराइज ये 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअली होने के, और डिलेड सनसेट, ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी डायग्राम से बताती हूँ। एक्चुअली में क्या होगा, ये मान लो आप होराइजन पे हो, ठीक है, ये होराइजन की लाइन हो गई वो, फाइन। अब यहाँ पे है अभी सन सुबह, और वो रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे आप तक पहुँचा है, बट आपकी आई तो उसको स्ट्रेट दिखेगी ना, तो उसको यहाँ दिखेगा, तो ये 2 मिनट एडवांस में ही दिखी जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब सनसेट की बात होगी तो उल्टा हो जाएगा। अब सनसेट का केस भी देख लो, फिर से एक होराइजन बनाओ, ठीक है, ये आप सनसेट हो चुका है, यहाँ से फिर से वही रेज तो रिफ्रैक्ट होके पहुँच रही हैं, आए उसको सीधा देख रही है, उसकी तरफ से फिर यहाँ पे सन है, तो अभी तक अकॉर्डिंग टू द आई सनसेट आपका होना है। तो ये 2 मिनट्स का डिले चला हुआ है, और इधर 2 मिनट्स एडवांस, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light is the phenomena in which light rays deviate from the straight path when they strike small particles present in the medium such as air, dust, smoke, water droplets. This occurs because light interacts with these particles and get redirected in different directions. अब होता क्या, सब पार्टिकल का साइज़ होता है, एयर, डस्ट, स्मोक एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। इसमें जब नॉर्मली वाइट लाइट के पार्टिकल हिट होते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे। ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट इज़ द मेन चीज़ जो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। टिंडल इफेक्ट रेफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल। ऐसा आपने स्टोर रूम में या कहीं डार्क रूम में देखा होगा, जहाँ पे छोटी सी विंडो होती है, तो उस विंडो में से ऐसे आपको पूरा बीम दिखता है। इस यहाँ पे अगर छोटे छोटे कोई पार्टिकल भी हों, डस्ट पार्टिकल, तो वो भी प्रॉपरली दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि वो स्कैटर हो रहे हैं, वाइट लाइट को स्कैटर करने की टेंडेंसी रखते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स का साइज़ इस हिसाब से होता है अकॉर्डिंगली कि वो मेन वाइट लाइट के बीम को स्कैटर कर सके। दिस इफेक्ट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड व्हेन बीम ऑफ सनलाइट पासिस थ्रू द डस्टी स्मोकी रूम व्हेन लाइट पासिस थ्रू द फोग और मिस्ट। इट हेल्प्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल्स। ट्रू सोल्यूशन जो होंगे ना नॉर्मली, जिसका साइज़
छोटा ही होता है पार्टिकल्स का, वहाँ तो वाइट लाइट वो पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज़ इतना नहीं है कि वो वाइट लाइट को चेंज कर सकें, बट जो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके साइजेस बड़े होते हैं। तो यहाँ पे अगर इनके ऊपर वाइट लाइट फॉल होती है तो वो स्कैटर होती है, स्कैटर होके हमें फिर वो नोटिसेबल हो जाते हैं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। एयर में हमारे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। शॉर्टर वेवलेंथ जैसे कि ब्लू, वॉयलेट, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है रेदर देन रेड लाइट। ऑल्दो वॉयलेट लाइट स्कैटर्ड द मोस्ट, आवर आइज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट्स। तो हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। ये देखो, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज सनसेट के टाइम पे रेड रेड क्यों दिखता है? सनराइज सनसेट सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमोसफेयर टू रीच द ऑब्जर्वर, क्योंकि उस टाइम पे वो होराइजन पे होता है। ये देखो ना, ऐसे ये लाइन होती है ना, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे अगर सनराइज़ ये सनसेट दोनों केसेस में क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यही होता है। बाकी टाइम पे तो वो क्लोज़र होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट से। ये डिस्टेंस, ये सबसे बड़ा डिस्टेंस है। सो इस डिस्टेंस को ट्रैवल कौन कर सकता है? रेड, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है आउट ऑफ दी 7 कलर्स। ये देखो, एटमोसफियर रीच द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पाथ मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड शॉर्टर वेवलेंथ लाइट स्कैटर्ड अवे, लिविंग मेनली द रेड एंड ऑरेंज वेवलेंथ टू रीच आवर आई। तो इतना डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर सकता है? सिर्फ रेड या ऑरेंज। इस करके उस टाइम पे सन रेड या ऑरेंज अपीयर होता है सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे। एंड डेंजर सिग्नल्स में भी हम रेड क्यों यूज़ करते हैं? सेम रीज़न, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। रिवाइज इट क्विकली, छोटा सा चैप्टर है। मेन इसमें आपको आई के डिफेक्ट्स की सारी रीजंस, उसके करेक्शंस वो लर्न करने हैं। और ये जो स्कैटरिंग वाले का रीजनिंग है ये 2 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं। इनको थॉरली अच्छे से, और डेफिनेशन पार्ट में हर बार ही बोल रही हूँ, साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स हो चाहे बायो हो, डेफिनेशंस को डेफिनेशंस की तरह लर्न करो विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।